ये प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीवाद से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन इस मोड पे आधारित सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। आंसर कीवर्ड के इर्द गिर्द ही रहेगा और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका आंसर टू द पॉइंट उसी मुद्दे पर होगा। और यह भी ध्यान रखना है कि जो आप आंसर लिखें वो 350 वर्ड में ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के देखिएगा कि इसका कीवर्ड क्या है। मैं मोटे तौर पे आंसर बताऊंगा, फिर आप एक बार लिखकर हमें भेजिए अपने शब्दों में, तब मैं देखूंगा भाई कि आप कैसा आंसर लिखते हैं। भारतीय राजनीति में गांधी का उद्भव एक उच्च स्तरीय अति कुशल राजनीतिक चाल थी। इस कथन के आलोक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के उद्भव की समीक्षा करें। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ध्यान रखिएगा। भारतीय राजनीति में गांधी के आगमन को यह अति कुशल उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल कह रहा है। यह तो मान सकते हैं कि कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट कोई ब्रिटिश समर्थक इतिहासकार ही दे सकता है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन उनका व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व कौशल के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक तिक्रम के आधार पर हुआ। यही ये कह रहा है। आप ये जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास लेखन का यह विवादास्पद मुद्दा है, गांधी का उद्भव। इस संदर्भ में दो परस्पर विरोधी मान्यताएं रही हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग यह मानता है कि भारतीय राजनीति में गांधी का उद्भव राष्ट्रवादी चेतना के व्यापक प्रसार का परिणाम था। इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, कैम्ब्रिज इतिहासकार है, ब्रिटिश समर्थक इतिहासकार है, उनका मानना है कि भारतीय राजनीति में गांधी का उद्भव एक अति कुशल उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी। अर्थात गांधी ने ठेकेदारों और बिचौलियों के माध्यम से उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रबंधन किया। समझ सकते, यही स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है कि यह जो कथन है यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को ही व्यक्त करता है, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को ही व्यक्त करता है। याद कीजिए, जूडिथ ब्राउन जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद को गांधी का सब कंट्रैक्टर कहता है। इसका मतलब है कि इनका तर्क है कि साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए, साउथ अफ्रीका में गांधी को सपोर्ट करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि भारत आकर महात्मा गांधी उनकी संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ जुड़े। लेकिन जब गांधी भारत आए तो न तो गांधी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ जुड़े, न कांग्रेस के साथ जुड़े। 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। उस वक्त भारत में स्थानीय स्तर पर कुछ आंदोलन हो रहे थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह तिनखटिया के मुद्दे पे हो रहा था, है ना। उसी प्रकार खेरा में किसानों का आंदोलन हो रहा था, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का आंदोलन हो रहा था। इन इतिहासकारों ने यह तर्क दिया कि गांधी ने इस स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया और अपने लिए कुछ बिचौलियों का, उप ठेकेदारों का प्रबंधन किया। उसी वक्त भारतीय मुसलमान सर्व इस्लामियत के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे, यानी खिलाफत के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट नाराजगी थी। महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किया और मुसलमानों के नेता बन बैठे। और तब महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज की बात की और भारत के सक्रिय नेता बन बैठे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह साम्राज्यवादी इतिहासकार कह रहे हैं, जिन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गांधी के उद्भव के संदर्भ में। और तब इन्होंने कहा भाई कि बिचौलियों के कुशल तोड़ जोड़ का परिणाम था कि गांधी ने अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया।
यानी नेतृत्व को हथिया लिया। लेकिन क्या लगता है, आप इस मत से सहमत हो सकते हैं? इस मत से सहमत हुआ जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन दौर में गांधी के उद्भव के लिए कई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मौजूद थे, कई उत्तरदायी कारक मौजूद थे। जैसे गांधी के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां, याद कीजिए, उदारवादी नेतृत्व से जनता का मोह भंग हो चुका था। उग्रवादी नेतृत्व वास्तविक राष्ट्रवाद को लाने में बिल्कुल अक्षम था। करजन के काल में बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, और बंगाल विभाजन के अगेंस्ट स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ। उदारवादी और उग्रवादी दोनों के बीच वैचारिक स्तर पर मतभेद था, लेकिन इस मुद्दे पे दोनों साथ लड़े। लेकिन वैचारिक मतभेद कायम रहा और उसी की परिणति थी। ना तो ये आंदोलन सफल रहा, और दूसरा 1907 में सूरत स्प्लिट, यानी कांग्रेस में फूट पड़ गया। उदारवादी उग्रवादी क्या हो गए, अलग हो गए। भारतीय युवकों को बहुत उम्मीद थी उग्रवादी नेताओं से, लाल बाल पाल, जिनका मानना था कि भाई हम किसानों को, मजदूरों को एकजुट करेंगे, ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट लामबंद करेंगे और उनके अगेंस्ट एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला उनके पास नहीं था इनको लामबंद करने का। इन्हें सफलता नहीं मिली। हतोत्साहित युवकों ने बम पिस्तौल का सहारा लिया, और वही दौर था जब क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का फर्स्ट फेज शुरू हुआ। और यह क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन भी ब्रिटिश दमन का शिकार हो गया। कहने का मतलब है, तत्कालीन दौर में राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। आर्थिक मोर्चे पे देखें तो भारत प्रथम विश्व युद्ध जनित समस्याओं से ग्रस्त था। अकाल के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। खाद्यान्न संकट की स्थिति थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार खाद्यान्न के निर्यात पर जोर दे रहा था। विश्व युद्ध में जो आर्थिक क्षति हुई थी ब्रिटेन की, उसकी भरपाई वो भारत से करना चाहता था। उद्योगों पे कर लगा दिया, यानी आर्थिक स्थिति भी काफी बेहतर नहीं थी। यह भी कह सकते हैं कि भारत आगमन से पूर्व ही गांधी की अच्छी खासी लोकप्रियता भारत में स्थापित हो चुकी थी। गांधी जिस वक्त साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त ही भारत में गांधी की लोकप्रियता स्थापित हो चुकी थी एक नेता के रूप में। लोगों को यह लगने लगा था कि किसी भी मुद्दे पे गांधी आंदोलन करेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल करके ही रहेंगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जीत के कारण इसी रूप में आत्मविश्वास का डेवलपमेंट हुआ था, और गांधी पर किसी असफलता का कलंक भी तो नहीं था। यानी जो आंदोलन किया, साउथ अफ्रीका में जीत हासिल हुई। भारत आगमन के बाद जो स्थानीय मुद्दे पे आंदोलन किया, वहां जीत हासिल हुई। इसका मतलब सफलता का सेहरा भी गांधी के सिर पर था। यही वजह था कि लोग गांधी में असीम संभावना देखने लगे। गांधी उन्हें मुक्तिदाता के रूप में दिखने लगे। और याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा, दक्षिण अफ्रीका से आगमन के बाद गांधी ने जिस स्थानीय मुद्दे पे आंदोलन हो रहा था, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधी ने उसमें शिरकत किया, नेतृत्व दिया, सफलता हासिल की। अपने आंदोलन तकनीक से भारतीय आवाम को आकर्षित किया, युवाओं को आकर्षित किया। इतना ही नहीं, गांधी का अपना व्यक्तित्व पर कई विचारकों का इंपैक्ट है। नहीं, बौद्ध धर्म का भी इंपैक्ट है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का भी इंपैक्ट है, रामायण, महाभारत, भागवत गीता का भी इंपैक्ट है, दक्षिण अफ्रीका का राजनीतिक अनुभव भी है। गांधी की लोक भाषा में संवाद करना, संवाद में रामायण महाभारत की चौपाई का उदाहरण देना, परंपरागत भारतीय वस्त्र परिधान, ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करना,
यह भी भारतीयों को अट्रैक्ट कर रहा था। इसका भी प्रभाव था भारतीय आवाम पर। शाहिद अमीन जैसे इतिहासकार तो यह मानते हैं कि गांधी के उद्भव में अफवाहों की भी भूमिका थी। गांधी की इतनी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी कि गांधी में लोग चमत्कारिक छवि देखने लगे थे, तरह तरह से गांधी का रूप गढ़ने लगे थे। कोई भी इवेंट होता था, लगता था गांधी के इशारे पे हुआ है, यानी गांधी मुक्तिदाता के रूप में दिखने लगा। और तत्कालीन परिस्थिति की अगर आप बात करें, यह वही दौर है जब भारत रॉलेट एक्ट से प्रभावित था, जिसको काले कानून की संज्ञा दी गई। नहीं, नो अपील, नो वकील, नो दलील, यह नारा काफी पॉपुलर हुआ था। 1919 का एक्ट, जिसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। कहने का मतलब है कि तत्कालीन दौर में ब्रिटिश की पूरी कोशिश थी फूट डालो और राज करो की। और यही वजह था कि मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड, निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई सैकड़ों में। और तत्कालीन भारत विश्व युद्ध जनित समस्याओं से ग्रस्त था। महंगाई पिक पर थी, मजदूरी में किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। किसान, हस्तशिल्पी, मजदूर सभी के सभी प्रभावित थे। इन घटनाओं से भारतीय भावना आहत थी, उनमें ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट आक्रोश था। ऐसे दौर में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जिसकी अखिल भारतीय पहुंच हो, यानी भारतीयों को एक वैकल्पिक नेतृत्व चाहिए था। कैसा नेतृत्व? जिसकी अखिल भारतीय पहुंच हो। और यह चीज दिखा किसमें? गांधी में। गांधी की विचारधारा, गांधी का सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, उनकी आंदोलन की तकनीक, गांधी का रामराज्य, गांधी का ग्रामोद्धार, हरिजनोद्धार, खादी, चरखा, ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम, यानी गांधी की विचारधारा और गांधी के कार्यक्रम के कारण गांधी के सामाजिक आधार का विस्तार हो चुका था। मान सकते हैं? यही वजह है कि लोगों ने गांधी में मुक्तिदाता देखा। गांधी ने चूंकि एक वैकल्पिक नेतृत्व का सृजन किया जो तत्कालीन भारतीयों की जरूरत थी। और यही वजह है कि गांधी नेता के रूप में स्थापित हो गए। और तब आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन कोई उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियां जवाबदेह थी। तत्कालीन भारत की आर्थिक परिस्थितियां जवाबदेह थी। तत्कालीन भारत में कई ऐसे इवेंट थे जिसके कारण लोगों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से असंतोष था। एक वैकल्पिक नेतृत्व की जरूरत थी, एक मुक्तिदाता की जरूरत थी। और यह लोगों को दिखा किसमें? गांधी में। ऐसे तमाम उत्तरदायी फैक्टर्स मौजूद थे। गांधी के आगमन से पूर्व गांधी के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण हो चुका था, गांधी के लिए आधार निर्मित हो चुका था। गांधी नेता बन बैठे। आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप एकदम टू द पॉइंट आंसर को लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसको भेजिएगा। मैं देखता हूं आप कैसा आंसर लिखते हैं। तो फिर मैं कल एक और क्वेश्चन दूंगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप फिर आंसर लिख के भेजिएगा। ठीक है? थैंक यू।